ओके, सो जिन जिन के पास बुक्स हैं, ठीक है, वो अपने बुक्स अपने पास रखें, और जिनके पास नहीं है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं सभी? अच्छा है मैम। एकदम बढ़िया। एनर्जी नहीं है क्लास में यार, कौन बुक कवर करवाएगा ऐसे? यस मैम। थोड़ा एनर्जी से बोलो। आप किसी को अपनी कोई बात बताते हो, सामने वाला इतना बोरिंग सा बोलेगा कि हाँ यार बोलना, ठीक है बता, तो आपका मन करेगा बताने का? नो मैम। नहीं करता ना? तो अब मेरे को ऐसे बोल, ठीक है मैम, अब ऐसे मेरे इतनी बड़ी बुक पढ़ाने का क्यों मन करेगा कि इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाऊं मैं इससे? थोड़ी एनर्जी तो लाओ क्लास में। कैसे हैं सभी? बढ़िया मैम। ठीक है मैम। बढ़िया बढ़िया, बिंदास यस मैम। एकदम। बाकी सब कहाँ हैं? शायद मैच देख रहे होंगे मैम। नहीं, जितने क्लास में वो भी पूरे नहीं बोल रहे हैं, जो मैच देख रहे हैं वो तो गए, जो गए आए नहीं वो तो क्लास में। डिनर चल रहा मैम। थोड़ी देर छोड़ दो मैच को, आईसीआर से ज्यादा जरूरी हो गया मैच। मैच में जीतने के पैसे उन्हें मिलेंगे, तुम्हारे पास कॉलर नहीं आएगी उसकी देखने के लिए। जितने जने क्लास में है वो क्लास के लिए आए हैं ना, या दोनों का मल्टीपल टास्क चल रहा है यहाँ पे? मैम क्लास के लिए आए हैं। क्लास के लिए हो ना, ठीक है। यस मैम। तो अभी देखो, ये जो एचसी दुबे के अंदर आपका जो बैक्टीरिया का पोर्शन है ना, तो इसके अंदर हम जैसे पेज वाइज चलते रहेंगे, तो जिस पेज में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसकी हम बात करते रहेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें समझनी है, ठीक है। और जिसकी जिसकी ये बुक पढ़ रखी है, जिन्होंने ये टॉपिक यहाँ बुक से कवर किया हुआ है, तो जो जो चीजें हम बोले आप साथ साथ में रिप्लाई करना, हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि वो चीज अच्छे से रिवाइज रहे आपको, और जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उनको भी वो चीजें समझ आती रहे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, यस चलो मैम। गुड, स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करें तो ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप देखा था। इनको ही हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने देखा था, ठीक है। अब इन्होंने बोला था, डियर गोड्स व्हाट मार्वल्स देयर आर सो स्मॉल अ क्रिएचर। तो इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने देखा था, तब इन्होंने नाम क्या रखा था उसका? माइन्यूट एनिमल्स। एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स एनिमल बोला था, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया था? एनिमल क्यूल्स दे दिया था, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसकी की हुई है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पहली चीज बाकी हमें पता है कि ये जो होते हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको क्या बोला था कि ये इन्फ्यूसोरियल एनिमल क्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज बोली इन्होंने। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम है सी डिलॉट। क्या नाम है इनका? से डिलोट। से डिलॉट का नाम यहाँ क्यों आया? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टर्म दी थी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब, ठीक है। माइक्रोब टर्म किसकी दी हुई है? सी डिलॉट की दी हुई है, ओके। ये हुआ, इन्होंने 1878 के अंदर टर्म दी थी माइक्रोब। उसके बाद आपको पता है कि पास्चर आए थे, ठीक है। उन्होंने काफी सारी चीजें दी हुई है पास्चर की। पास्चर ने क्या क्या चीजें बताई हुई है? पास्चुराइजेशन, जर्म और थ्योरी, fermentation, anthrax, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस थ्योरी। वैक्सीन का। मैम रेबीज के Immunization अगेंस्ट और में virulence. है ना, एंथ्रेक्स डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो बताया हुआ है इन्होंने, पास्चराइजेशन बताया हुआ है इन्होंने, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी हुई है, ठीक है। इन्होंने फर्मेंटेशन का, मतलब इनका हर जगह रोल आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आता है कि अब माइक्रोब्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? फर्मेंटेशन पढ़ते हैं हम, डिजीज करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिग्रेड करने का काम होता है माइक्रोब्स का, तो बहुत सारा रोल होता है हमारे पास, ठीक है। पास्चर ने एक लाइन बोली थी, पास्चर सेड, बट फॉर द वर्क ऑफ माइक्रोब्स डेथ इटसेल्फ वुड बी इनकम्प्लीट। ये चीज क्यों बोली इन्होंने कि बिना माइक्रोब्स के डेथ भी इनकम्प्लीट रहेगी?
मैम डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे डेथ हो जाती है तो सॉइल के अंदर जितने ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये उस मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज बोली गई। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्टली, इसके अंदर हमें पता है बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, उसको पहले रखा जाता है, क्लास में रखा जाता था जिसे हम बोलते हैं शाइजोमाइसिटीज। ठीक है, जैसे हमने बर्गेस मैनुअल वगैरह पढ़े थे। हैबिटेट की बात करते हैं तो हमें पता है बैक्टीरिया जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो आपको हर जगह मिलेगा। स्मॉल टू स्मॉल एरिया के अंदर भी आप जाओगे, हर एक पार्ट में, सॉइल में, वाटर में, ठीक है, डस्ट के अंदर, विंड के अंदर, हर जगह आपको क्या मिलेंगे, बैक्टीरियाज मिलेंगे। ठीक है, इवनली वो कहाँ पे, हमारे प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो मिलते हैं। सिम्बायोन्ट्स की तरह रहते हैं, जैसे हम राइजोबियम पढ़ते हैं। राइजोबियम कहाँ पर मिलता है हमें, कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, कमेंसलिज्म किसे बोला जाता है? बोथ आर बेनिफिटेड both are benefited. नहीं, सिम्बायोन्ट्स के अंदर होता है, सिम्बायोसिस के अंदर होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। कमेंसलिज्म के अंदर होता है जिसमें एक को बेनिफिट होगा और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, एक को कोई इफेक्ट नहीं आता, दूसरे को बेनिफिट होता है। तो इसके अंदर जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर जो काऊ वगैरह होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ कमेंसल्स रहते हैं, यानी कि उससे उनको कोई फायदा नुकसान नहीं है एनिमल्स को, लेकिन वहां पर जो बैक्टीरियाज रहते हैं उन्हें बेनिफिट रहता है, उन्हें वहां पे न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है। तो कमेंसलिज्म होता है जिसमें एक पॉजिटिव रहता है, यानी जिसको फायदा होता है, और एक जीरो स्टेज में रहता है जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, सॉइल के अंदर भी आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं। आपको पता है फंजाई के साथ मिलके, फंजाई और फंजाई का एसोसिएशन भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। क्योंकि नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर ही प्लांट जो होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ले सकता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा सल्फर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर H2S को ये सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट को दोबारा N2 की फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की, या म्यूकोपेप्टाइड हम बोलते हैं, उसकी इसकी सेल वॉल होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लिए होती है और कहीं पे भी नहीं मिलती, मेन बैक्टीरिया के लिए स्पेशली होती है। फिर हमें पता है हम बैक्टीरिया दो तरीके के पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी मेजर सेल वॉल कंपोनेंट 80%, उसके अंदर आपको म्यूकोपेप्टाइड सबसे ज्यादा मिलता है। ग्राम नेगेटिव में ज्यादा क्या मिलता है हमें? लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन या लिपोपॉलीसेकेराइड आपको ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलते हैं। फिर हमने इसकी जब स्ट्रक्चर देखी थी हमने पढ़ा था कि इसके सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है पॉलीसेकेराइड की, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर, कैप्सूल। कैप्सूल। अगर वो थोड़ी रिजिड होगी तब हम उसे कैप्सूल बोल देते हैं, अगर वो थोड़ी स्मूथ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तब हम उसे स्लाइम बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी एक स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके, अब बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला जो होता है उसका नंबर भी अलग अलग हो सकता है, उसकी पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है। हमने अलग अलग काइंड ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला के हिसाब से पढ़े थे, मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, यस मैम। है ना। मोनोट्राइकस में एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने? जेंथोमोनास, Xanthomonas. ज़ैंथोमोनास, गुड। ठीक है, और उसमें हमारे क्या नाम बोलते हैं, एम्फीट्राइकस में सूडोमोनास। सूडोमोनास। पेरिट्राइकस का एग्जांपल क्या था? इरविनिया। इरविनिया। Good. Irvania. ठीक है, तो इनके पास ना क्या होता है, फ्लैजिला होता है जिसका नंबर और जिसकी पोजीशन जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है उनकी। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है उसके पास 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि वो यूकैरियोट के अंदर होती है 9+2 स्ट्रक्चर जो मिलती है। ठीक है, अब ये फ्लैजिला जो होता है, ये हमने पढ़ा था कि प्रोटीन से बना होता है, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है यहाँ पे। फिर एक और स्ट्रक्चर हम इसकी सरफेस पे देखते हैं, वो होती है पिलाई। पिलाई का काम क्या होता है मेनली? Conjugation में हेल्प करना। कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। और ये आपको कौन से वाले बैक्टीरिया में मिलता है पिलाई? ग्राम ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव Negative में। बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, गुड।
अब सेल के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये प्रोकैरियोट होता है तो इसके पास ढंग का ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होता नहीं है और ना ही इसके पास कोई ऑर्गेनेलिज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है इसके अंदर? ठीक है, अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं, कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसका जो जीनोम होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमें पता है कि वो हमें क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता, अरेंज नहीं होता, क्रोमोसोम इसके पास आपको नहीं मिलता। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सर्कुलर सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर। ठीक है, Yes, और ये ma'am. सर्कुलर डीएनए जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। ओके, उसके बाद होता है आपके पास इसके अंदर कि जैसे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है उनके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है? Chloro- क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो नहीं हो सकता ना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। इनके पास लैमेली और Plastic? कुछ वेसिकल्स होते हैं, प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते। प्लास्टिड सेल एक ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उनके पास लैमेली और वेसिकल्स होते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलते हैं ये, क्योंकि इनके पास स्पेशली कोई ऑर्गेनली नहीं होता है। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होता है उसके पास लैमेली होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर इसके पास मिजोसोम होता है। मिजोसोम का मेन काम क्या होता है? Cell wall repair enzymes. respiration, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ठीक करता है, है। रेस्पिरेशन में मेनली काम होता है, जीनोम का रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करता है सेप्टम, यानी सेल डिवीजन के अंदर भी इसका काम रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर भी इसका काम होता है। सेप्टम फॉर्मेशन यानी जो वॉल बनानी होती है दो सेल के बीच में, वहां पे भी रेप्लिकेशन के अंदर भी ये मिजोसोम हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम इसके पास कैसे होंगे? 70s. 70 70s टाइप के होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ ग्रैनुअल्स मिलते हैं, जैसे कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं, सल्फर वगैरह, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। वो डिपेंड करता है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया तो उसके पास सल्फर मिल जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ठीक है, हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे सरफेस अपेंडेजेस ये सब हमने देखे, तो इसके ऊपर आपको फ्लैजिला और पिलाई होता है। सरफेस एडहेरेंट्स जो होते हैं, यानी जो मेन इनकी आउटर लेयर होती है, जिनके ऊपर कोई भी आके जहां से वो अटैच होते हैं, तो वो होते हैं कैप्सूल जब वो रिजिड होगी, और स्लाइम लेयर जब वो फ्लेक्सिबल होगी। फिर सेल वॉल आ जाती है, अंदर इसके साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज होते हैं। फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कौन बनाता है? Bacillus and Bacillus. Clostridium. Clostridium. bacillus बैसिलस और और clostridium, क्लोस्ट्रीडियम Clostridium. बनाता है। ठीक है, गुड। उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, फ्लैजिला और पिलाई दिख रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे फ्लैजिला का बताया। अच्छा मुझे ये बताओ, बैक्टीरिया का साइज क्या होता है जनरली? 3 to 0.2 to 5 2 micrometer in length और 0.5 to 1.5 micrometer width. ठीक है, आपके जो इसके अंदर, ये नोट रखो। देखो, बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो वेरी करता है। जनरली इसका साइज क्या होता है? 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर का। ठीक है, अब इसके अंदर भी जैसे अलग अलग जो शेप्स होती है ना, जैसे कोकाई होता है आपके पास, बेसिलस होता है, उनकी वेरी करती है। अब जनरली ये 0.2 से 2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनरली कौन सी शेप सबसे ज्यादा मिलती है आपको? Bacillus. बेसिलस। तो जो बेसिलस वाला बैक्टीरिया होता है उसका साइज ये होता है, इसलिए जनरली हम ये साइज पढ़ते हैं। बाकी जो बाकी शेप्स होती हैं, जैसे कोकाई होती है, विब्रियो होती है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये वेरी कर जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, स्पाइरोकाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पाइरोकाइट्स जो होते हैं उनका साइज थोड़ा अलग होता है। स्पाइरोकाइट्स जो होती है इनका साइज जो होता है वो होता है 0.1 टू 3 माइक्रोमीटर की, तो इनका डायमीटर होता है 0.1 से 3 का। और इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.5 टू 250 माइक्रोमीटर, यानी लेंथ बहुत अच्छी खासी मिलती है इनकी स्पाइरोकाइट्स की। ठीक है, तो स्पाइरोकाइट्स जो होते हैं वो 0.1 टू 3 माइक्रोमीटर तो उसका डायमीटर रहता है, और 0.5 से 250 माइक्रोमीटर तक की उनकी क्या मिलती है आपको? लेंथ मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर आता है हमारे पास, इसको क्लियर कर देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या दे रखी है इन्होंने, फ्लैजिला आ गया आपके पास। फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये फ्लैजिला का मेनली काम क्या होता है, लोकोमोशन का काम होता है यस मैम। है ना, फ्लैजिला का मेनली लोकोमोशन का काम होता है। इट एंड मेनी टाइम्स लॉन्गर देन द बैक्टीरियल सेल, इसकी फ्लैजिला की लेंथ जो होती है वो पूरे बैक्टीरिया की सेल से भी कितनी लंबी रहती है, 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग इसका फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अभी फ्लैजिला और सीलिया जो होती है इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है यूकैरियोट से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट के अंदर 9+2 मिलती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर 9+2 वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर सीलिया जो होते हैं वो साइज में शॉर्ट होते हैं। ये सब हमने वहां पढ़ा है कि फ्लैजिला, सीलिया, फिमरी, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इसका फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। हर एक फ्लैजिलिन मैम मॉलिक्यूल, सीलिया नहीं पढ़ा, क्या चीज, सीलिया नहीं पढ़ा, अपन ने पिलाई तो पढ़ा था। अच्छा हाँ पिलाई पढ़ा है अपनों ने, और फ्लैजिला भी पढ़ लिया था। सीलिया भी ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर ही होती है वहां पे, मतलब पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये भी मूवमेंट के अंदर ही हमारे पास काम आती है, ये सभी के अंदर नहीं होती तो जनरली ठीक है हम सब में नहीं पढ़ते हैं ये। और ये सीलिया बैक्टीरिया में मिलती भी नहीं है जनरली। ठीक है, सीलिया बैक्टीरिया में नहीं होती, सीलिया यूकैरियोट्स में होती है, इसलिए नहीं पढ़ी हमने। ओके, उसके बाद आता है आपके पास बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या क्या होती है, फ्लैजिला होती है, पिलाई होती है और फिम्बरी होती है, 3 चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं अगर अपने, तो ये आपको फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल दिखा रखा है। इस तरीके से ये फ्लैजिलिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के वो अरेंज होते हैं। और देखो इसमें कैसे बना हुआ है ये, 40 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर का एक मॉलिक्यूल होता है इसका। ठीक है, 40 एंगस्ट्रॉम का एक मॉलिक्यूल हुआ इसका, और सेवरल ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 8 पैरेलल रोज यहाँ पर अरेंज होती है। ठीक है, 8 पैरेलल रोज जो होती है वो जिस तरीके से एक रस्सी होती है उस तरीके से ये अरेंज हो जाती है, रो लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ये। फिर जब आप इसका फ्लैजिलम का एक क्रॉस सेक्शन कट करोगे तब आपको वहां पर कितने दिखते हैं, अब 8 रोज हैं तो ऊपर से आप कट करोगे तो आपको कितने मॉलिक्यूल दिखेंगे ऊपर, 4। इस तरीके से जैसे रोप अरेंज होती है तो हमें इस तरीके से आप ऊपर से कट करोगे तो हमें कितने मॉलिक्यूल दिखेंगे यहाँ पे, 8। ठीक है, तो इस तरीके क्रॉस सेक्शन जब हम कट करते हैं फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल का तो वहां पे हमें क्या दिखते हैं, 8 फ्लैजिलिन के मॉलिक्यूल दिखते हैं जब हम फ्लैजिला को कट करके देखते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद इसमें दे रखा है आपको कि अब जो ये फ्लैजिला होता है ना, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं इसकी बॉडी के। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, सबसे नीचे होता है बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी होता है। उसके बाद ये बेसल बॉडी की मदद से वो क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जहां से वो निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, तो वहां पर वो बेसल बॉडी के थ्रू अटैच होता है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका हुक। हुक का काम क्या होता है कि जहां पर भी ये जाएगा फ्लैजिला जो जाएगा अपना, ठीक है, ये वहां पे पेनिट्रेट जहां से करता है, ठीक है, जिस वॉल को ये पेनिट्रेट करेगा जो भी सेल के ऊपर ये जाएगा तो हुक से वो पेनिट्रेट करता है। और फिलामेंट वो पार्ट होता है जो स्टेनिंग के अंदर हेल्प करता है। स्टेनिंग के अंदर आपको जो पार्ट दिखता है वो सिर्फ उसका फिलामेंट होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक बेसल बॉडी, एक होता है हुक, एक होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी से वो बैक्टीरिया जो होता है वो खुद की सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है यहाँ पे, हुक से वो पेनिट्रेट करता है सामने वाली सेल के अंदर, और फिलामेंट वो पोर्शन होता है जो स्टेनिंग के अंदर आपको दिखेगा। ओके, अब जो सेल वॉल है वो बहुत जरूरी होती है फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए। अगर आपने इसको क्या किया, आपने अगर वॉल को रिमूव कर दिया तो फ्लैजिला की मूवमेंट जो होगी वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर, ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम कौन कौन से पढ़ते हैं, साल्मोनेला होता है आपके पास। ठीक है, जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी जो एंटीजन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो एंटीजन एक अपने पास क्या होता है, एंटीजेनिक वाली प्रॉपर्टी होती है डिजीज कॉज करने की, वो इसके फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया है, अभी देखो बैक्टीरिया और जो यूकैरियोट, यानी एक तरीके से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या फर्क होता है वो इन्होंने डिफरेंस यहाँ पर रखा। अब मुझे बताओ कि प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला रहता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी उसके अंदर अपनों ने अभी देखा बैक्टीरिया के अंदर कि उसमें फ्लैजिलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच थे। ठीक है, एक हेलिकल अपीयरेंस दिख रही थी, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही थी आपको।
जबकि जो यूकैरियोट का फ्लैजिला होता है उसमें 9+2 के तरीके से वो अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसके पास एक एक्सोनियम होती है, एक्सोनियम के अंदर ये 9+2 स्ट्रक्चर को आप एक्सोनियम बोलते हो कि 9 तो बाहर की तरफ रहती है और 2 सेंट्रल के अंदर रहती है। ठीक है, 2 सेंट्रल में इस तरीके से प्रेजेंट होती है और 9 जो होती है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। इसके पास शीथ, बाहर एक कवरिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो उसकी लेंथ कितनी दिखाई है, 4 to कितनी 5 होती है लेंथ? micrometer. 4 to 5 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है और 120 एंगस्ट्रोम का इसका डायामीटर होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 200 200 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की उसकी लेंथ हो गई और 2000 एंगस्ट्रॉम तक का उसका डायामीटर हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला के पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। इसका भी हमने एग्जांपल देखा कि जो साल्मोनेला वाला बैक्टीरिया होता है उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी उसके फ्लैजिला के अंदर होती है। जबकि यूकैरियोट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। जबकि यूकैरियोट के केस के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, उसमें 70% प्रोटीन होता है, 20% लिपिड होता है और 10% पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और फिर आता है हमारे पास कि ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है ये कोई भी अमीनो एसिड नहीं शो करता है, इसके अंदर कुछ भी अमीनो एसिड की प्रेजेंस आपको नहीं मिलती है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है इसके अंदर आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है इसके पास कोई एटीपीएज की एक्टिविटी नहीं होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसके पास एटीपीएज की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप लोगों के पास इसका दूसरा एडिशन है ना, ये पुराना है ना? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तभी नहीं बोल रहे हो, मुझे समझ में आ गया। कोई बात नहीं, दोनों बुक है मेरे पास, तो इसके अंदर से भी जो चीजें होंगी वो हम कवर कर लेंगे। इसके अंदर देखो हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कर लिया था, हैबिटेट हमने कवर कर दिया। उसके बाद जो आपका नया वाला एडिशन है उसके अंदर इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है ना इसके अंदर, वही है, बताओ तो। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपको अलग अलग शेप बताई है। उसके बाद फिर ये स्पाइरोकाइट, डिप्लोकोकस Yes, बताया ma'am. हुआ है यस ना? मैम। ठीक है, तो हम वो भी देखते हैं साथ साथ। तो मॉर्फोलॉजिकल जो इसके अंदर आपको बताया है उसमें क्या क्या चीजें बताई हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपके जो बैक्टीरिया होती हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। स्फेरिकल होता है, रोड लाइक होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, स्फेरिकल वाले को हम कोकस बोलते हैं, रोड वाले को हम बैसिलस बोलते हैं और कोमा वाले को हम विब्रियो बोल देते हैं। तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो एक स्ट्रक्चर आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोकाइट। स्पाइरोकाइट की शेप क्या दी हुई है, कैसी होती है स्पाइरोकाइट की शेप? 0.123 माइक्रोमीटर शेप डायमीटर। कैसी होती है? शेप 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 कैसा दिखता है? स्क्रू। कॉर्क स्क्रू शेप होती है। ठीक है, कॉर्क स्क्रू शेप होती है। कोमा शेप जो होती है वो विब्रियो की होती है। स्पाइरल की स्पाइरलम शेप होती है। इसकी कैसी होती है? स्पाइरोकाइट की कॉर्क स्क्रू शेप होती है इसकी। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया कि अब बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ग्रुप के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरीके से अरेंजमेंट में रहते हैं ना उसके हिसाब से हम उसका नाम दे देते हैं। तो मुझे बताना, मैं इसके अंदर अरेंजमेंट बनाऊंगी कि अगर आपके पास ऐसा बैक्टीरिया तो उसको क्या बोलोगे? 2 बैक्टीरिया ऐसे अरेंज है, डिप्लोकोकस। Diplococcus. डिप्लोकोकस, क्योंकि डाई वर्ड हम हमेशा 2 के लिए यूज करते हैं। तो अगर 2 सेल इस तरीके से अरेंज होती है उसे बोल। हाँ जी, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि मैम को बोलो एलो करने के लिए, कोई लॉबी में वेट कर रहा है। 1 सेकेंड। ओके, मैंने कर दिया एडमिट। ठीक है, कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके, तो देखो 2 सेल्स जो होती हैं, जब 2 सेल इस तरीके से अरेंज होती है तब उन्हें क्या बोला जाता है? डिप्लोकोकस बोला जाता है। डाई वर्ड आ गया, 2 के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास और कैसी अरेंजमेंट पॉसिबल होती है इसके अंदर? अगर बहुत सारे सेल्स इस तरीके से चेन के अंदर अरेंज होते हैं तब उन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा किस तरीके से आता है कि अगर वो 2 प्लेन के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, 2 प्लेन के अंदर अगर वो अरेंज है, वो टेट्राड बना रहे हैं,
तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? इस तरीके से टेट्राकोकस। टेट्राकोकस। जब वो इस तरीके से 2 प्लेन में अरेंज है तब उन्हें क्या बोला जाता है? टेट्राकोकस। ठीक है, इसके अलावा और कैसी स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास? स्टेफाइल 3 प्लेन 3D में। स्टेफाइलोकोकस होता है एक ना। स्टेफाइलोकोकस जो होता है उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? बहुत सारे रैंडम डिविजन्स होते हैं उसके अंदर, स्टेफाइलोकोकस के अंदर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे डिवीजन होते रहेंगे यहाँ पे, पीछे की तरफ और सेल्स बनती रहेंगी इसके अंदर। तो इसे हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेन, यानी जैसे आप मार्केट से ग्रेप्स लेकर आते हैं ना, बंच होता है, वैसे ग्रेप्स बंच लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अरेंजमेंट के हिसाब से। अच्छा, टेट्राकोकस का एक इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया हुआ है। टेट्राकोकस के अलावा सच एक 8 सेल वाली स्ट्रक्चर को क्या, 8 सेल वाले के अंदर एक एग्जांपल दिया, उसको बोलते हैं हम सार्सिना। ठीक है, तो जो 2 की अरेंजमेंट है दैट इज डिप्लोकोकस, चेन के अंदर अरेंज है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, 4 इस तरीके से अरेंज होते हैं टेट्राकोकस, 8 सेल वाली स्ट्रक्चर को सार्सिना, और जो बंच लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एक डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं बैक्टीरिया की। डिफरेंट कैटेगरीज हम पढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट होती है आपके पास स्टॉक्ड बैक्टीरिया। ठीक है, स्टॉक्ड बैक्टीरिया होता है आपके पास। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि नीचे एक स्टॉक लाइक एक इस तरीके से डंडी होती है, इस तरीके से इसकी शेप होती है। ठीक है, इसका फ्लैजिला हो गया, और नीचे इसके पास एक इस तरीके की स्टॉक्ड होती है, इसको बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक्ड बैक्टीरियम होता है। ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो ये सिंगल सेल होता है, इसके पास स्टॉक प्रेजेंट होती है, इसके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है एक साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। ठीक है, इसके पास एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजिला होता है, लोफोट्राइकस होता है। इसके अंदर एग्जांपल क्या पढ़ते हैं हम स्टॉक्ड बैक्टीरिया में? कोलोबैक्टर। कोलोबैक्टर। ठीक है, कोलोबैक्टर इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है। बट इट इज सिक्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ द जीनस गैलीलियोनेला। ये जो कोलोबैक्टर होता है ये कहाँ से मिला है, कौन से जीनस से आया हुआ है? ये गैलियोनेला। ठीक है, अब इसका जो ये स्टॉक का बेस होता है ना, ये आपने देखा ये किस तरीके का होता है? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी है ये? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और बहुत स्टिकी होती है कहीं पे अटैच होने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बैक्टीरिया है तो सेल डिवीजन जो होगा वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसवर्स फिजन के थ्रू होता है। इसके अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता है, इसके अंदर कैसा फिजन होता है? ट्रांसवर्स फिजन होता है। ठीक है, ये चीज हो जाती ट्रांसवर्स है। फ्यूजन में क्या होता है एक बार बता दो। ट्रांसवर्स फिजन के अंदर जैसे बाइनरी में तो क्या होता है ना, इसके अंदर की जैसे 2 इक्वल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ट्रांसवर्स फिजन के अंदर जब वो एकदम सेंटर से इस तरीके से कट होगा, जैसे पेनिसिलियम में शायद हम पढ़ते हैं, जैसे इस तरीके की बॉडी है ना, तो इस तरीके से कट हो जाता है, तो वो इक्वल डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर, यानी दोनों सेल्स एकदम सेम नहीं दिखती हैं आपको। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफर फ्यूजन होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग में एक एपिकल सेल है, टिप पे एक सेल है, वो सेल क्या होती है इसके अंदर, जैसे स्विम करेगी और बाद में जाके वही क्या बना देती है? स्टॉक बना देती है इसकी। टिप पे एक सेल होती है, पहले वो स्विम करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो किस में डेवलप हो जाती है? स्टॉक में डेवलप हो जाती है। तो स्टॉक्ड बैक्टीरिया के बारे में अब क्या क्या चीजें याद रखोगे? एक तो ये सिंगल सेल होता है, ठीक है, इसके पास स्टॉक प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद किस तरीके का, उसका फ्लैजिला के हिसाब से किस तरीके का होता है ये? फ्लैजिला के बेसिस लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस होता है ये। ठीक है, ये लोफोट्राइकस होता है। इसके अंदर एग्जांपल क्या पढ़ते हैं हम? क्यूलोबैक्टर। कोलोबैक्टर पढ़ते हैं। ये कोलोबैक्टर जो है ये गैलीलियोनेला जो जीनस होता है वहां से आया हुआ है। इसकी जो स्टॉक होती है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये स्टिकी होती है। इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो ट्रांसफर फ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है इसके अंदर वो होता है बडिंग बैक्टीरिया। तो बडिंग बैक्टीरिया का कुछ, हाँ जी मैम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि apical cell which is equipped with polar flagellum वो swims away and later develops a stalk, समझ में नहीं है। इसके अंदर बस ऐसा मानो कि एक टिप पोर्शन के ऊपर इसके पास एक सेल होती है, ठीक है, फ्लैजिला के साथ में एक सेल होती है।
जैसे ये स्विम करके जाता है और धीरे धीरे वो एक एपिकल पोर्शन पे जो सेल होती है ना, वही बाद में जाके एक स्टॉक बना देती है। ठीक है, यानी उसके सेल का ही एक जो सरफेस पे उसकी सेल होती है वही मॉडिफाई होके स्टॉक का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो आती है इसके अंदर वो होता है बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया में कुछ खास इसके अंदर आपको दिया नहीं गया है। फिर आता है जो एक मेन हम पढ़ते हैं वो होता है मिक्सोबैक्टीरिया। ठीक है, मिक्सोबैक्टीरिया जो होता है इसका एक और नाम दिया हुआ है, क्या बोलते हैं मिक्सोबैक्टीरिया को? ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। ग्लाइडिंग Gliding बैक्टीरिया। ग्लाइडिंग बैक्टीरिया क्यों बोला है इन्होंने इसको? मोमेंट के लिए फ्लैजेल एब्सेंट होता है। क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, ग्लाइड करते हैं ये। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग बैक्टीरिया होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास इसकी रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, नो रिजिड सेल वॉल। ठीक है, तो इसके पास रिजिड सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनकी सेल की एक पर्टिकुलर शेप दी हुई है। किस तरीके की सेल होती है इनकी? cigar shaped. सिगार शेप की होती है। सिगार शेप की इनकी सेल्स होती हैं और ये किससे डिवाइड होते हैं? बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं। Binary fission. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से ये डिवाइड हो जाते हैं। अब इनकी जो सेल्स होती है ना, वो सारी मिलकर एक कॉलोनी की तरह रहती है वो। ठीक है, और जब भी फ्रूटिंग का टाइम आता है तब इनकी बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, और हीप करके यानी एक ढेरी बनाकर बहुत सारी सेल्स एक साथ, और वो क्या बना देती है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी बना देती है। ठीक है, अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, एक गांठ सी होती है, एक सिस्ट बनती है इसके अंदर। वो कैसे बनती है? क्योंकि ये बहुत, देखो, रिजिड सेल वॉल तो होती नहीं है, तो जब रिजिड सेल वॉल नहीं है यानी इनकी स्लाइमी स्ट्रक्चर होगी, फ्लेक्सिबल हो गए ना ये। इनकी सेल वॉल ही मेन उसको रिजिड बनाती है, हार्ड बनाती है। तो ये क्या होता है, ये बहुत स्लाइमी होते हैं। तो बाद में क्या होता है फ्रूटिंग के टाइम पे, कि इनका ये स्लाइमी मास जो होता है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, ब्राइट कलर का हो जाता है, और वहां पे क्या बना लेते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर आपने दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, एक तो इसकी सेल सिगार शेप की होती है, और एक इसके अंदर बाद में जाके इसकी जो बॉडी होती है, स्लाइम मास होता है, वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब हर एक सिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। बाद में जैसे ये सिस्ट ब्रेक होती है तो ये सेल्स बाहर आते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिक्सोबैक्टीरिया जो आपके पास होते हैं, जिन्हें हम स्लाइम बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, ये आपको सॉइल में, डंग में, वाटर में, हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, और मेन इनका एक खास काम होता है, ये क्या होते हैं, ये सेल्यूलोज पे फीड करते हैं। इनको हम बोलते हैं सेल्यूलोज डिकम्पोजर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज डिकम्पोजर हम इन्हें बोलते हैं। तो इसके अंदर आप क्या क्या चीजें याद रखोगे, इसके अंदर आपको एक डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें याद रखते हैं, इनके अंदर एक तो एग्जांपल दिया आपको कॉन्ड्रोमाइसिस का। ठीक है, स्टॉक्ड बैक्टीरिया में क्या था, कॉलोबैक्टर था, इसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोमाइसिस होता है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि मिक्सोबैक्टीरिया में क्या क्या चीजें पढ़ी आपने। एक तो इसको हम ग्लाइडिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं होती? नहीं होती है, यानी इसकी कैसी होगी, इसका स्लाइमी मास हो गया। इसके पास हर एक सेल जो होती है वो कौन सी शेप की होती है? Cigar shape. सिगार शेप की होती है। गुड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब फ्रूटिंग का टाइम होता है तब ये मिलकर बहुत सारे सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। इसका स्लाइमी मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cyst में. फॉर्मेशन कर लेता है, ब्राइटली कलर का हो जाता है। ठीक है, ट्रीज जैसी ब्रांच बना लेता है या फिर वो सिस्ट बना लेता है स्फेरिकल। किससे डिवाइड होते हैं ये? Binary fission. फ्यूजन से डिवाइड होते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ये किस पे फीड करते हैं मेनली, ये सेल्यूलोज पे फीड करते हैं। और इसके अंदर जो इन्होंने डायग्राम के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है उसका नाम है कॉन्ड्रोमाइसिस। ठीक है, Yes. याद हो गए ये दोनों? मैम हाँ जी, मैम इसमें दिया हुआ है कि एक्वेटिक फॉर्म्स आर सेलुलोज डिकम्पोजर। हाँ, मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट हो गया ना कि इसके अंदर ये आपको मिलती है हर जगह पे, बट जो इसकी एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है, सेल्यूलोज डिकम्पोजर होती है। ओके, चलिए अगली Okay, इसकी नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो हम पढ़ते हैं अब किसके बारे में, स्पाइरोकाइट्स के बारे में। तो स्पाइरोकाइट्स के बारे में अभी तक तो हमने सिर्फ इसका साइज देखा था। क्या होता है इसका स्पाइरोकाइट्स का साइज? कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं, और इनका साइज भी देखा था कितना होता है, इनकी लेंथ वगैरह, लेंथ और डायमीटर
0.1 to 3 diameter micrometer. 0.123 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, ये हमने इसका साइज देख लिया था, इसका होता है 0.32 आगे, और इसका लेंथ कितनी होती है इसकी 250 माइक्रोमीटर तक जाती है इसकी, यही पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इनकी हेलिकल या स्पाइरल शेप होती है, इनके पास भी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब रिजिड सेल वॉल भी नहीं है तो फ्लैजिला का भी कोई रोल नहीं है, अब फ्लैजिला भी नहीं रहेगा, फ्लैजिला भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी किस तरीके, इसके अंदर दोनों चीजें ही नहीं होती है। अब इसकी एक खासियत होती है कि ना तो इसके पास मूवमेंट फ्लैजिला से होगी, और ना ही इसके अंदर क्या बनेगा, कोई भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, कोई रेंग के ये चलता है। ठीक है, तो ना तो फ्लैजिला है ना ग्लाइडिंग मूवमेंट है, तो इसके अंदर मूवमेंट किसके थ्रू होती है, फिलामेंट। इसके पास क्या होता है, इसकी बॉडी क्रिस्टा। में एक फिलामेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही इसकी मूवमेंट होती है, और उस फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्रिस्टा। ठीक है, तो इसके पास क्रिस्टा फिलामेंट होता है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन होने, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से इसकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। ओके, ये चीज हो जाता है। और इसके अंदर ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है कि प्रोटीन वगैरह के थ्रू होता है, तो ये ठीक है, हमें पता है। उसके बाद इसके अंदर डिवीजन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है इसके पास। ठीक है, कोई भी तरीके के स्पोर वगैरह बनाते हैं, नहीं बनाते, नहीं बनाते। कोई स्पोर नहीं बनाते, कोई रेस्टिंग स्पोर नहीं होता। इसके अंदर एग्जांपल कौन से दिए हुए हैं इन्होंने, स्पाइरोकेट्स एंड स्पाइरोकेटा और क्रिस्टी स्पाइरोकेटा और क्रिस्टी क्रिस्टी स्पाइरा। स्पाइरा। ओके, और इसके अंदर ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, ये मडी वाटर के अंदर मिलते हैं, और कुछ स्पेशल डिजीज कॉज करते हैं। किस तरीके की डिजीज ये कॉज करेंगे, जॉन्डिस। जॉन्डिस। जॉन्डिस और साइफिलिस कोज करते हैं मैन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी, स्पाइरोकाइट्स में आप क्या क्या चीजें याद रखोगे, इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती है, ना तो ये फ्लैजिला से मूवमेंट करते हैं, ना ये ग्लाइडिंग करते हैं। इनकी मूवमेंट किससे होती है, इनके पास एक क्रिस्टा नाम का फिलामेंट होता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनकी मूवमेंट होती है। इनका बाइनरी फ्यूजन से इनका डिवीजन होता है, कोई स्पोर ये बनाते नहीं है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोकाइटा और क्रिस्टी स्पाइरा है, और ये कुछ स्पेशल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाती है, साइफिलिस हो जाती है। स्पाइरोकाइट्स क्लियर हो गया, यस मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एक्टिनोमाइसिटीज कैसे होते हैं, कहाँ पर से कुछ जनरल में नाम सुना हो एक्टिनोमाइसिटीज का, कोई हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड। सोइल में जो अच्छी सी बारिश के बाद खुशबू आती है जो मिट्टी से, वो किसकी वजह से आती है, एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से आती है। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होती हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये। ठीक है, जो ये फंजाई की तरह दिखती हैं, बट एक्चुअल में ये प्रोकैरियोट्स होती हैं। दिखने में ये फंजाई की तरह लगती हैं, बट एक्चुअल में क्या होती है, प्रोकैरियोट्स होती हैं। इनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो होती है वो फंजाई की तरह होती है। ठीक है, अभी फंजाई के कंपैरेटिवली क्या होता है, ये थोड़े से थिन होते हैं। अगर हम फंजाई से कंपेयर करके चलते हैं इसे, तो इसके फिलामेंट थोड़े थिन होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाती है, जैसे कि कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर, और फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी आप देखते हो इसके अंदर। तो क्या क्या होते हैं, इसकी फिलामेंट जो होते हैं वो थिन होते हैं, 1 to 5 माइक्रोमीटर के। ठीक है, इसके अलावा एसेक्सुअल ये स्पोर्स बनाते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं इसके, कोनिडिया, कोनिडिया कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी मल्टीप्लाई करता है। इसके अलावा आपको पता है कि एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो एंटीबायोटिक का बहुत मेजर सोर्स होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बहुत मेजर सोर्स होते हैं ये, और इसके अलावा ये कुछ डिजीज भी कोज करते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज में हम क्या क्या चीजें याद रखते हैं, इन्हें हम रे फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें रे फंगस बोला जाता है। इनके थ्रेड की तरह थ्रेड लाइक माइसीलियल बैक्टीरिया होते हैं। ये दिखने में फंगस की तरह होती हैं, बट एक्चुअल में ये प्रोकैरियोट होती हैं, तो इसकी वजह से हम इन्हें बैक्टीरिया के अंदर कंसिडर लगा लेते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा क्या क्या कंपैरिजन रहता है, इसके फिलामेंट जो होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं 1 to 5 माइक्रोमीटर के। ये कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाते हैं जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स का एक बहुत मेजर सोर्स होती है। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की हमने इसमें सारी बात कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई है इसमें? स्ट्रक्चर की हमने सारी बात कर ली, अभी बुक से भी बात कर ली हमने इसके अंदर। ठीक है, फ्लैजिला की हमने बात कर ली है इसके अंदर, और फ्लैजिला के हिसाब से हमने डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिए थे ना, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, यस मैम। है ना। उसके एग्जाम्पल भी हमने साथ साथ देख लिए थे, तो वो भी हमारा कवर हो गया है। ओके, अब इसके अंदर एक चीज आती है आपके पास, ये हम बुक से देखते हैं, रुको। मैम हाँ जी, मैम हीमाग्लूटिनेशन नहीं पढ़ा था, वो क्या होता है? हाँ वही हम बुक में आ रहे हैं ना, वही पढ़ाती हूँ अभी बुक से। ओके। ठीक है, अब इन्होंने देखो ये चीज दी हुई है, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास एक टर्म आती है हेम ग्लूटिनेशन। हेम ग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है इसके अंदर? हेम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तो हेम वर्ड आयरन। किसके लिए? आयरन। आयरन, रेड कलर के लिए आ जाता है ना आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज आती है कि देखो, अब इन्होंने क्या चीज बोली कि पिलाई जो होते हैं, पिलाई या जो फिम्बरी जो होती है, ये एक सरफेस की अपेंडेजेस होती हैं, और ये फ्लैजिला के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होती है और बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। पिलाई जो होती है आपको पता है, ये कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, जब ये क्या करती है, व्हेन दे ब्रिंग अबाउट द एडहेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स विद रेड ब्लड सेल्स, जब ये क्या करती हैं कि एडेशन का काम होता है, जोड़ने का, कहीं पे अटैच होने का काम होता है, तो जब ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया को रेड ब्लड सेल के साथ एडहेशन कर देती हैं, तो वहां पर क्या होता है आपके पास, एक फिनोमिना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेम ग्लूटिनेशन। हेम वर्ड रेड के लिए, तो जब बैक्टीरियल सेल्स रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाती हैं, उसके ऊपर आ जाती हैं, उसके साथ अटैच हो गए, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हेम ग्लूटिनेशन। इसके अंदर आपकी रेड ब्लड सेल्स जो हो जाती हैं, उनके अंदर क्लम्पिंग हो जाती है। पिलाई लाइक फ्लैजिला, पिलाई भी हमने पढ़ा था, फ्लैजिला भी हमने पढ़ा था, दोनों ही किससे बनी होती है, प्रोटीन के थ्रू बनी होती है। ओके, क्लियर हो गया? बोलो भाई, कुछ तो जवाब दो, सभी शांत हो गए। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इनमें से छोटे छोटे क्लम्प्स बन जाते हैं बीच बीच में आरबीसीज के अंदर, इनके अटैचमेंट की वजह से, इसलिए बोला जाता है उसको हेम ग्लूटिनेशन। ग्लूटिनेशन यानी क्लम्प्स बन जाना एक ग्लूटिनेशन का। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं इसके अंदर कुछ सरफेस एडहेजेंट आते हैं, इसमें कैप्सूल और स्लाइम लेयर आती है। ये हमें पता है कि लूज मास होगा तो वो स्लाइम बोल देंगे, और अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो वो कैप्सूल हो जाएगा। अब कैप्सूल और स्लाइम दोनों किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। गुड, तो ये किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब आपके पास एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, बैसिलस एंथ्रेसिस, यानी जो एंथ्रेक्स कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर ये किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की। यानी नॉर्मली जो आपकी कैप्सूल होती है या जो स्लाइम लेयर होती है, ये ग्लूकोज की बनी होती है, यानी कि एक पॉलीसेकेराइड होती है ये। लेकिन जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, उसके अंदर ये पॉलीपेप्टाइड होती है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस के हिसाब से कि कैप्सूल कितनी थिक है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, अगर 2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से अगर ज्यादा थिक होती है तो मैक्रो कैप्सूल होती है, और अगर 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो जाते हैं तो हम उसे माइक्रो कैप्सूल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास इसमें, कैप्सूल का काम क्या होता है, बाहर की आउटर कवरिंग है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अटैक से वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी, वहां पे स्टोरेज का काम भी होगा। ठीक है, तो ये सब इसका काम होते हैं। और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जैसे आपके सूडोमोनास वगैरह, उनकी जो वायरुलेंस होती है वो इसकी पॉलीसेकेराइड पे प्रेजेंट होती है, यानी कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होती है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये हमने पढ़ा। अब म्यूकोपेप्टाइड किसका पॉलीमर होता है, ये क्वेश्चन है। किसका होता है? नाग और नाम का। नाग और नाम का। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नाम क्या होता है? एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल होती है म्यूकोपेप्टाइड, ये नाग और नाम इन दोनों का पॉलीमर होता है ये। ठीक है। और इनके बीच में लिंकेज कैसी होती है? बीटा 1 बीटा 4 1 4 बीटा लिंकेज। 1,4 बीटा होती है। 1,4 ठीक है। 1,4 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये नाग और नाम जो होते हैं ये दोनों ही अमीनो शुगर्स होते हैं। ठीक है। और बस ठीक है, इसमें हम इतना ही याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। मैंने स्ट्रक्चर देखी, ये स्ट्रक्चर बनी, क्या कह रहे हो? ये स्ट्रक्चर याद करनी है नाक की नहीं 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 याद, नाम की। नहीं नहीं स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा आपसे, इतनी टिपिकल। बस ये देखो इस तरीके से ये नाग और नाम जुड़ जुड़ कर ये क्या बनते हैं? पॉलीमर बन जाते हैं। इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड इंक्लूड जरूर होते हैं, जैसे लाइसिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड इसके अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। बाकी मेन इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने वाली, कि ये नाग और नाम ये दो चीजें हैं, इनका पॉलीमर होता है और इनके बीच में लिंकेज कैसी होती है? बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? नाग और नाम, ये अमीनो शुगर्स होते हैं। ओके। उसके बाद आता है अपने पास इसके अंदर सम ऑफ द अमीनो एसिड आर डी आइसोमर्स। तो यानी कि नॉर्मली कंडीशन में आपको क्या सम क्या होता है इसमें? डी आइसोमर्स होते हैं। एज इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ओनली एल अमीनो एसिड। दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक डी अमीनो एसिड होता है और एक एल अमीनो एसिड होता है। ठीक है। तो नॉर्मली कौन से प्रेजेंट होते हैं? एल अमीनो एल अमीनो एसिड एल होता है। अमीनो एसिड। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के अंदर एल अमीनो एसिड्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ अमीनो एसिड स्पेशली क्या हो जाते हैं? डी। डी यानी डी वाला स्पेशल केस होता है, नॉर्मली आपको एल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। अब देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मेन फर्क ही कहाँ पे आता है? उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि सेल वॉल किस तरीके की बनी होती है। हम पढ़ते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसके अंदर 85% तो आपको डायरेक्टली क्या मिलता है? म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड मिलता है आपको। ठीक है। एक होमोजीनस स्ट्रक्चर होती है क्योंकि मोस्टली उसके पास सिर्फ एक म्यूकोपेप्टाइड की लेयर होती है। ठीक है। और इसके पास एक और स्पेशल केस पढ़ते हैं, क्या प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में? टिकोइक एसिड टिकोइक एसिड प्रेजेंट टिकोइक होता है, जो एसिड आपको ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं मिलता। टिकोइक एसिड जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है? रिबिटोल और ग्लिसरॉल के, ग्लिसरॉल फॉस्फेट्स। रिबिटोल और ग्लिसरॉल के फॉस्फेट्स का पॉलीमर होता है वो। ठीक है। उसके अलावा जो होता है ये टिकोइक एसिड का काम क्या होता है? ये एंटीजन की तरह काम करता है। अब ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसके पास तो 85% म्यूकोपेप्टाइड थी, इसके पास मेनली क्या होता है? लिपोपोलिस। हम लिपोपोलिस लिपोपॉलीसेकेराइड इसके पास प्रेजेंट होता है। इसके पास म्यूकोपेप्टाइड कितना होगा? सिर्फ 3 to 12%, यानी 10% के आसपास इसके पास म्यूकोपेप्टाइड होता है। बाकी मेनली इसके पास लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इसके पास टिकोइक एसिड मिलेगा क्या आपको? नो नो मैम मैम। नहीं होता। अब बताओ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो कितनी लेयर्ड होती है? 3 लेयर सिंगल लेयर्ड 3 लेयर्ड होती है ना सॉरी ग्राम सॉरी मैम नेगेटिव में। ठीक है। ग्राम नेगेटिव में वो ट्राइपार्टाइट होती है, यानी 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। ओके। तभी हम पढ़ते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव वाला होता है ना उसके पास इनर लेयर भी होती है और आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसकी वजह से वो एंटीबायोटिक के लिए हमेशा रेजिस्टेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो अंदर जल्दी से कोई एंटीबायोटिक या कोई ड्रग जो होता है वो जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाता ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि इसके पास 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है और आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर देखो, ग्राम पॉजिटिव में कितनी लेयर्स होती है? 1 ग्राम नेगेटिव में कितनी है? 3 फ्री 3। रहे। ग्राम पॉजिटिव के अंदर मेनली 85% क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोपेप्टाइड म्यूकोपेप्टाइड। इसके अलावा टिकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। यस ठीक है। मैम उसके बाद ग्राम नेगेटिव के अंदर मेनली लिपोपॉलीसेकेराइड या लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है इसके अंदर। फिर रिजिडिटी जो होती है वो ज्यादा किसकी होती है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की, क्योंकि म्यूकोपेप्टाइड जो होता है वो एक अच्छी खासी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। लिपिड वगैरह जो होते हैं, लिपिड प्रोटीन जो होते हैं ये थोड़ा प्लास्टिक नेचर के होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव वाला रिजिड ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आपको पता है हमने ये पढ़ा था, ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था हमने,
कि क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने 1884 के अंदर बैक्टीरिया को 2 क्लास में डिवाइड किया था स्टेनिंग के हिसाब से। ठीक है, इनके अंदर हमने सारे पढ़े थे प्राइमरी स्टेन किसे बोलते हैं, मॉडरेंट क्या होता है इसका, आयोडीन, फिर डीकलराइज करने के लिए हम कितना % अल्कोहल डालते हैं 95 95 95%. और फिर काउंटर स्ट्रेन कौन सा होता है इसके अंदर, सेफ्रोनिन Saffronin. सेफ्रेनिन होता है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कैसा कलर शो करता है, रेड Purple. ब्लू पर्पल ब्लू टू पर्पल करता है, और ग्राम Violet. नेगेटिव क्या करता है, रेड पिंक Red. रेड पिंकिश कलर रहता है। ठीक है, ये हमने सारा इसका सिस्टम समझा था हमने कि हम 1-1 मिनट के लिए रखते थे, फिर जो अल्कोहल था वो तो हमने 1 से 5 सेकंड कुछ डाला था इसके अंदर, लेकिन हर बार हम हीट फिक्स करते थे उसको। ठीक है, जैसे हीट फिक्स किया, फिर हमने स्टेन डाला, फिर उसके बाद हमने अल्कोहल डाला, तो इस तरीके से आया आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। हेलो मैम। हाँ जी, मैम उसकी ग्राम नेगेटिव की सेल मेम्ब्रेन भी बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर कैसे, आपने मैम पिछली क्लास में बताया था कि मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। मतलब इसके अंदर सेल वॉल की स्ट्रक्चर जैसे लिपोप्रोटीन की जो लेयर्स आती है ना, हाँ मेम्ब्रेन इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, लिपोप्रोटीन की एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, उसके लिए है क्योंकि इसके पास 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है ना, इसलिए वो 3 लेयर की वजह से। वॉल की हो गई ना मैम, सेल वॉल की हो गई ना, वो तो मेम्ब्रेन थ्री लेयर तो सेल वॉल में आ गई ना वो तो। हाँ नहीं, इसके पास मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन भी 2 होती है इसके पास, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ओके मैम, यही पूछ रहा था। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं वो 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसे पेरिप्लाज्म बोला जाता है। ओके, अब इसके अंदर एक टर्म दिखी है आपको यहाँ पे, एक होती है प्रोटोप्लास्ट, एक होता है स्फेरोप्लास्ट। ठीक है, जब आप क्या करते हो, आप इसके अंदर रिमूव कर देते हो, अगर मान लो आपने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर से जब आप सेल वॉल को रिमूव कर देते हो, तब आपके पास क्या होता है, क्या बन जाता है, वो प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। ठीक है, और अगर आप उसमें से रिमूव कर देते हो ग्राम नेगेटिव में से, स्फीरोप्लास्ट स्फेरोप्लास्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें 2 याद रखनी है, और यहाँ पे रह गया, ये प्रोटोप्लास्ट आ गया। ओके, 2 टर्म ये हो गई हमारे पास। फिर आता है आपके पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर आपको क्या क्या ऑर्गेनेलीज मिलेंगे। अच्छा, ये मुझे बताओ कि हमने पढ़ा था कि इसके डीएनए को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट के डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को जीनोफोर जीनोमिक डीएनए जीनोफोर बोलते हैं ना, और ये टर्म शायद बताई थी, किसने दी थी, रिस ने दी थी। गुड। ठीक है, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो सेल सैप होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अच्छा खासा होता है इसके अंदर, हाई मॉलिक्यूलर वेट के भी मिलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के भी मिलते हैं। फिर इसके अंदर आपके पास आता है न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आगे क्रोमोसोम के अंदर अरेंज नहीं होता है, हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सिंगल क्लोज्ड रिंग होती है 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग की। ओके, उसके बाद आता है इसके अंदर आपके पास ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन के लिए कौन सा स्टेनिंग यूज की थी हमने, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए कार्बोल्फिस्टिन की थी हमने। ओके, फिर एक इसमें आता है ये आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का केस इन्होंने बता रखा है। ठीक है, कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट थे नहीं, लैमिली तो इनके पास क्या होते हैं, लैमिली प्रेजेंट होते हैं या फिर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैमिली प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। इन वेसिकल्स को क्या नाम दिया जाता है, क्रोमेटोफोर्स। यानी इनके पास क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होते हैं इनके पास क्या होता है, लैमिली होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, ये इनके थ्रू ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, और इसके अलावा आता है इसमें, हाँ एंजाइम्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हम यूकैरियोट, हम नॉर्मल प्लांट की जब बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे आपको एंजाइम चाहिए होते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कुछ केस नहीं होता है। ठीक है, इनके अंदर बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, इनके पास कोई खास पिगमेंट वगैरह इसमें इतने नहीं होते हैं। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये 100 एंगस्ट्रोम इनका साइज होता है। ठीक है, और 70s टाइप के होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा
कुछ और है इसके अंदर? नहीं, ठीक है। फिर आता है मिजोजोम। मिजोजोम क्या होते हैं? इनकल्चेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फोल्डिंग फोल्डिंग ऑफ होती है सेल मेम्ब्रेन की जो रेस्पिरेशन में काम आती मेम्ब्रेन्स की क्या हो जाती है? ये फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिजोजोम के काम क्या क्या होते हैं? हम है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एज अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की होता तरह है। होता है, जैसे यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वो यहाँ पर मिजोजोम का काम होता है, ठीक है। ओके, ओके, आपकी बुक के अंदर भी कुछ पोर्शन अलग से है, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अभी मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, एक बताई थी मैंने प्रोटोप्लास्ट, एक बताई थी स्फेरोप्लास्ट, है ना? तो दोनों के बीच में फर्क क्या पता लगा आपको? प्रोटोप्लास्ट तो मैम कंप्लीटली रिमूव स्फेरोप्लास्ट होता है सेल वॉल का, और स्फेरोप्लास्ट में पार्शियली रिमूवल ऑफ सेल वॉल। गुड। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट पहली बात तो होता है कि इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है। वॉल जो होती है वो कंप्लीटली रिमूव होती है, ठीक है। जबकि जो स्फेरोप्लास्ट होता है उसके अंदर वॉल डैमेज जरूर होती है लेकिन वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होती है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट आपको कौन से टाइप, कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव से मिलता है। और स्फेरोप्लास्ट किससे मिलता है? ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव से मिलता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर सेल वॉल पूरी चलेगी, तो यानी सेल वॉल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, यस मैम, है ना? ठीक है। और स्फेरोप्लास्ट के अंदर कुछ बचेगी या खत्म हो जाएगी? कुछ बचेगी। रहेगी। कुछ बचेंगी, लॉस्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब इसके अंदर मान लो सेल वॉल कंप्लीटली गई तो अब इसके मिजोजोम को बाहर कर सकते हो साइटोप्लाज्म से, निकाल Yes. सकते हो, उसको अलग कर सकते हो ना? तो इसके अंदर Yes, हम ma'am. मिजोजोम को क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म से एक्सट्रूड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम उसको कर पाएंगे पूरा? नो मैम। हाँ मैम। नहीं ना। ये जो वॉल थोड़ी बहुत बच जाएगी और जो आपकी ये सेल मेम्ब्रेन होगी, तो वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये कहीं पर रह जाएगा, ये वहां से अलग नहीं हो सकता, आप साइटोप्लाज्म से इसको पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब सेल वॉल पूरी खत्म हो गई, यानी पूरा किस जो इसकी कहानी है ना वो सारी यहीं पर है, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि पूरी सेल वॉल चली गई तो ये दोबारा उसको रीसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मिजोजोम बाहर निकल चुका है, और मिजोजोम हेल्प करता है सेल वॉल को दोबारा बनाने में। जबकि स्फेरोप्लास्ट के अंदर क्योंकि मिजोजोम कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, वो भी बचा हुआ है, इसलिए वो जो सेल वॉल को दोबारा रीसिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट स्फेरोप्लास्ट के अलावा एक और इन्होंने बताया आपको, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है कि ये ऐसा प्रोटोप्लास्ट या स्फेरोप्लास्ट की तरह ही एक बॉडी होती है जो अपनी फॉर्म के अंदर ग्रोथ भी कर सकती है और मल्टीप्लाई भी कर सकती है, ठीक है। ये जो एल फॉर्म वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? बैक्टीरिया इन्फेक्टेड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इसका मेनली इन्फेक्शन का काम होता है। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड एनिमल्स के अंदर आपको ये मिलते हैं, ठीक है। और इसके जो टिश्यूज होते हैं एल फॉर्म वाले के, ये इसको लाइसिस से यानी ब्रेक डाउन से बचाते हैं, ठीक है। अब इसकी ये ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो जब इनका मन करता है ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही मतलब ये इस तरीके के एक तरीके के वो क्या होता है, क्या चीज बोलते हैं, जैसे गिरगिट होती है, तो गिरगिट बचने के लिए क्या करती है कि जैसी जगह पे ये है वहां की जगह नॉर्मल हो जाती है, वैसे ही कलर ले लेती है। सिमिलरली एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं कि जब तक एंटीबायोटिक की थेरेपी चल रही है, आपने एंटीबायोटिक दिया हुआ है, इनको पता है कि हम मर सकते हैं, तब तक ये नॉर्मल सेल के अंदर खुद को कन्वर्ट कर लेती है। और जैसे ही एंटीबायोटिक की थेरेपी आप रोकोगे, वैसे ये क्या कर देंगी, अपना अटैक शुरू कर देंगी वहां पे और डिजीज को कॉज कर देंगी, ओके। अब प्रोटोप्लास्ट और स्फेरोप्लास्ट के साथ इसकी सिमिलैरिटी क्या रहती है कि इनकी तरह इसके पास ना तो फ्लैजिला होता है, ठीक है, ना ये स्पोर बना सकती है, और ना ही इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी खास चीज होती है कि जैसे ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट आप रोकोगे यहाँ पे, और ये क्या होती है, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया इसमें। और हाँ, अब ये जो एल फॉर्म्स होती हैं इनका मल्टीप्लाई होने का फीचर ही सबसे खास होता है, जो इसमें आपको याद रखने वाली चीज है कि जो एल फॉर्म वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं,
ये क्या करते हैं, ये पहले अपना साइज को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने के बाद ये क्या बना लेती हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स बना लेती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इसमें एक स्पेशल नाम दिया हुआ, क्या नाम है वो, एलिमेंटरी कॉर्पस्क्यूल। एलिमेंट्री कॉर्पस्यूल्स। ठीक है, छोटी छोटी कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। पहले ये साइज में फुल ग्रो करती हैं इस तरीके से, फिर अपनी इस पूरी बॉडी को एक इसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स के अंदर ये कन्वर्ट कर लेती है। इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री कॉर्पस्यूल्स। ठीक है, जब ये हो जाता है इनके पास, ये करने के बाद अब ये इसकी हर एक छोटी छोटी कैप्सूल जो होती है, कॉर्पस्यूल जो होती है, ये ग्रो करेगी और आगे मल्टीप्लाई करती रहेगी। जैसे ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टॉप होता है, ये नॉर्मल सेल के अंदर कन्वर्ट होती हैं और डिजीज कॉज कर देती हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से ये कॉर्पस्यूल्स क्यों बनाती हैं, उस एंटीबायोटिक से बचने के लिए। ओके, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में सबको पता है? मैम यस हाँ मैम। जी, मैम एल फॉर्म में एंटीजन नहीं बनाती है ना वो, एल फॉर्म बैक्टीरिया? नहीं 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 नहीं, ओके। ठीक है। और इसके अलावा आता है इसके अंदर, ये इसके 4 फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं ना, कि एक तो इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ये स्पोरुलेट नहीं करती है, स्पोर्स नहीं बनाती है, इसके पास सेल वॉल के एंटीजन या तो सारे ही नहीं होंगे या थोड़ा होएगा भी तो थोड़ा बहुत कुछ होगा। और एक चीज होती है कि जैसे ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टॉप किया जाता है, ये अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाती है और अटैक कर देती है। ठीक है, जब तक एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये अपनी शेप, ये कॉर्पसूल्स वगैरह तब तक कर लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं आपके पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर एक फेमस नाम हम सुनते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोनोमोनिया लाइक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लूरो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, इनके पास वॉल प्रेजेंट होती नहीं है, डिजीज कॉज करते हैं। एक जैसे मेन हम पढ़ते हैं बोविन शीप, प्लूरोनिमोनिया से कॉज होती है ये। और इसके अलावा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके? एक तो ये, हाँ, पेनिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस होती है, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव। सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेनिसिलिन के लिए ये रेजिस्टेंट होती है, और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ? मैम कल्चर का बोला था फ्लैजिला ना, एब्सेंट स्लाइड एग वाला होता है। ये। ठीक है, इसमें हम 2 पढ़ते हैं ना, एक फाइटोप्लाज्मा होता है, एक स्पाइरोप्लाज्मा होता है। फाइटोप्लाज्मा जो होता है, इसको स्टिरोल चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा को स्टिरोल चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? नहीं चाहिए होता। नहीं चाहिए होता। फाइटोप्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था कि इनकी प्लियोमॉर्फिक शेप होती है, चेंज होती रहती है, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा की शेप कैसी होती है? हेलिकल। हेलिकल होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये किस तरीके की कॉलोनीज बनाते हैं, कोई स्पेशल शेप होती है इसकी? फ्राइड एग। फ्राइड एग। फ्राइड एग होती है। गुड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है इसके पास, इसके न्यूक्लियोइड के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर एक आते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं, कोई भी जैसे एंटीबायोटिक वगैरह का कोई हमें जीन इंसर्ट करवाना है, उसके अंदर हम इसका काम ले आते हैं। ओके, उसके अलावा आपके पास आती है, जैसे अभी बहुत अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स होते हैं? पहला आपके पास होता है एफ प्लाज्मिड। इसका नाम एफ क्यों दिया? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी फर्टिलिटी के, फैक्टर है। यानी इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स कोड करेंगे जो कि सेक्स पिलाई के प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, तो इसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं या फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्यों बोला जाता है? आर नाम क्यों दिया? आर आर फॉर क्या हुआ यहाँ पे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर ऐसे जीन्स होंगे जो उन्हें अलग अलग एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड आपके पास होता है इसके अंदर बैक्टीरियोसिनोजेंस। बैक्टीरियोसिनोजेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक कॉल फैक्टर। कॉल फैक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसके किस तरीके के होते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेंगे ये? प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऐसे प्रोटीन्स, इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। बैक्टीरियोसिनोजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं। ठीक है, उन्हें किल करने के जो जीन्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास आता है वायरुलेंस प्लाज्मिड।
वायरुलेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फेक्ट करते हैं, डिजीज को होते डिजीज हैं। करने की एबिलिटी होती है ना? तो वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होंगे कि इनके अंदर टॉक्सिन्स वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे साल्मोनेला होता है। फिर एक आपके पास आता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी टीआई प्लाज्मिड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हें हम आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं। एक आपके पास होते हैं कैटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, डिवाइड करना, कोई भी चीज है ब्रेक ना? करना। कोई भी बड़ी चीज को ब्रेक करके स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिक एंजाइम्स से रिलेटेड जो भी जीन्स होते हैं वो इन प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ प्लाज्मिड के अंदर टोटल डीएनए का कितना % होता है? 1 to 5. 5 to 10 1 to 5%। टोटल डीएनए का 1 से 5% जो होता है वो किस में प्रेजेंट आपका होता है? प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। लैमेली और क्रोमेटोफोर के बारे में हमने पढ़ लिया है, राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया, मीजोसोम हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, जैसे कि ये ग्रैन्युअल और वेसिकल्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बॉडीज होती है, उन्हें इंक्लूजन बॉडीज बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रैन्युअल्स होते हैं। ग्रैन्युअल्स जो होते हैं हमें पता है कि इसके अंदर क्या दिया गया है? द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ इज अ होमोजेनस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन, एंजाइम, इनऑर्गेनिक आयंस, मेटाबोलाइट, यानी ये सभी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस साइटोप्लाज्म को देखोगे तब वहां पर आपको कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मिलेंगी इस तरीके की, जहां पर कुछ रिजर्व मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब रिजर्व मटेरियल किस किस तरीके के मटेरियल यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, उनके कुछ नाम दिए हैं आपको। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर क्या आ जाते हैं आपके पास? ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन और पीबीएचबी। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट फैट का ब्यूटायरेट। पॉलीमर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और पीबीएचबी जो होता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट के फैट का होता है। तो ये तो होते हैं कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर। सेकेंड रिजर्व मटेरियल इसके अंदर होता है इनऑर्गेनिक मेटाफॉस्फेट ग्रेनुअल्स। इनऑर्गेनिक मेटाफॉस्फेट ग्रेनुअल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्यूटिन होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं फॉस्फेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। इसके अलावा सल्फर, एलिमेंटल सल्फर मिल सकता है जो आपको सल्फर वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब एक टर्म आती है मैग्नेटोसोम्स। मैग्नेटोसोम्स, मैग्नेट से क्या चीज याद आ रही है? इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसे बोलते हैं? Fe3O4। FeO4। तो जो मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास आयरन होगा, उन बैक्टीरिया के अंदर उन बैक्टीरिया के अंदर ये होती है मैग्नेटोसोम्स होती हैं। ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कहाँ पे मिलती है आपको? मैग्नेटाइट वाले बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? कैसे स्टेज में रहते हैं ये? एनारोबिक स्टेज में रहते हैं। एनारोबिक या फिर माइक्रो एरिलोफिक, यानी कम एयर की रिक्वायरमेंट जिन्हें होती है, या बिल्कुल एयर की एब्सेंस के अंदर जो रह सकते हैं, ये वैसे होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, अब इनका नाम में मैग्नेट है, आयरन है, तो जहां पर भी इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी ये उसकी तरफ क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की हुई है। एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर आपको कौन से जिनेरा बनाते हैं? बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। एंडोस्पोर की खास बात क्या होती है कि इसकी वॉल इस तरीके से डिजाइन होती है कि हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आएगी ये उसको आराम से झेल सकती है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है एंडोस्पोर। इसको स्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और यूजुअली आपको हर एक स्पोरेंजियम के अंदर, जो हर एक स्पोरेंजियम एक बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक ही एंडोस्पोर मिलता है। हर एक स्पोरेंजियम में जनरली कितने एंडोस्पोर होते हैं? सिंगल। ओके, कभी कभी इसका जो डायमीटर होता है वो सेल से भी ज्यादा हो सकता है। ओके, अब इसके अंदर जो एंडोस्पोर का मेन वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? डिपिकोलिनिक एसिड। किसकी वजह से है?
डिपिक्लोनिक एसिड और डिपिकोलिनिक एसिड या फिर और साथ में क्या होता है इसके, कैल्शियम। तो उसका जो 15% वेट होता है एंडोस्पोर का, वो किसकी वजह से होता है, यानी कि मेन उसकी बॉडी में क्या मिलता है, एंडोस्पोर की बॉडी में डिपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम मिलते हैं। ठीक है, और इन दोनों चीजों की वजह से ही वो हीट के लिए रेजिस्टेंट होता है। ओके, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर एक और स्ट्रक्चर, एक तो हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के बारे में हमने पढ़ लिया। एंडोस्पोर के बारे में हमें क्या क्या पता है, एक तो ये रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, इन पे हीट का जल्दी से इफेक्ट नहीं होता, ये आप बॉईल भी कर लोगे तो भी 1 से 1.5 घंटा ये सर्वाइव आराम से कर जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर ये हीट रेजिस्टेंट वाली जो पावर आती है वो किसकी वजह से आती है, डिपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम की वजह से आती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये 2 जीनस जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं, ये चीज है। फिर एक दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास होती है, उसे बोला जाता है स्टॉक। स्टॉक अभी हमने पढ़ी, कोलोबैक्टर के अंदर होती है, पढ़ा था, है ना? ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करती है या ट्रांसवर्स फ्यूजन से? ट्रांसवर्स फ्यूजन से। ट्रांसवर्स फ्यूजन से करती है। ठीक है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ट्रांसवर्स फ्यूजन से करती है। ट्रांसवर्स फ्यूजन में क्या होता है कि दोनों सेल इक्वली डिवाइड नहीं होती है। ओके, फिर वही आपके पास आ गया इसके अंदर हाँ, अब ये चीज होती है, द स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल बट इज अ सिक्रेटेड प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, जो इसके अंदर ये स्टॉक बनती है ये सेल का पार्ट नहीं होता है, ये यहाँ पर जो एपिकल सेल होती है उसका एक सिक्रेटेड प्रोडक्ट होता है। वो सेल जो होती है वो मॉडिफाई होके स्टॉक बना देती है, यानी कि ये कैसा होता है, एक सिक्रेटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, आयरन बैक्टीरिया बोल देते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस कोई मैम। डाउट? नो मैम। ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। इसके पास एक चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसका जो मेन हमें पढ़ना था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके बाद अगले चैप्टर में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक, क्लासिफिकेशन हमने देख ली है, और फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर है इसमें न्यूट्रिशन साइकिल का। अच्छा, मुझे एक बार बुक में देखकर बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है इसके बाद वाली जो आपको समझ में नहीं आई हुई, जो समझाने वाली चीज है कुछ। देखो इसके अंदर आगे क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको ये सारी टर्म्स बताई हुई है, फोटोलिथोट्रॉफ्स होते हैं, कीमोलिथोट्रॉफ होते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। पढ़ा हुआ ना ये वाला, यस मैम। है यस ना? तो मैम। इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा आपके पास है यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे, हमें पता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले आपके पास N2 होता है, फिर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे फिक्स करते हैं। पहले जैसे अमोनिया बनता है हमारे पास, फिर अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। अमोनिया से नाइट्राइट बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोसिफिकेशन। अभी अमोनिया से सिर्फ नाइट्राइट बना है, नाइट्रोसिफिकेशन बोलते हैं। फिर नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन। इसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और नाइट्रेट से जब दोबारा N2 बन जाता है इसे क्या बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है नाइट्राइट बनाने का काम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ पे कौन सा आता है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और हाँ, और ये अमोनिया से आगे प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो प्रोटीन से अगर अमोनिया बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा है आपके पास, फिर रिप्रोडक्शन आ जाता है। रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन के बारे में सबको पता है। अच्छा, एक इसके अंदर चीज आती है आपके पास कि जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म बताया था बैक्टीरिया में, वो एक साइंटिस्ट ने बताया था, वो उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैम Cranes. कैरेंस। हाँ, ठीक है, तो ये जो कैरेंस हैं इन्होंने 1963 के अंदर इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, इसके अंदर रेप्लिकेशन फोर्क बनती है या सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन होता है। तो वो मैकेनिज्म जो पूरा बताया गया था वो किसका बताया गया था, कैरेंस का बताया गया था।
इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो ये केरन्स का नाम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव तो सभी को पता है ना क्या होता है यस मैम। ना, कि एक इसमें पुरानी रह जाती है और एक न्यू स्ट्रैंड आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सभी हमने पढ़ लिए। एंडोस्पोर के बारे में हमने पढ़ लिया, सिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सिस्ट कौन बनाता है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर टेबल में बताई थी, अज़ोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। और एक और चीज में हमने सिस्ट पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, स्लाइम्स की प्रोटीन बॉडी होती स्लाइम है। लेयर। मिक्सोबैक्टीरिया के अंदर पढ़ा हमने कि मिक्सोबैक्टीरिया। वो भी क्या बनाते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं वो, ठीक है। ओके, अच्छा जो एंडोस्पोर होते हैं ना, एंडोस्पोर के अंदर इन्होंने कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर दिए हुए हैं कि एंडोस्पोर बनाने के लिए कौन कौन से एनवायरमेंट कंडीशन चाहिए होती हैं। एक तो जो ऑर्गेनिक या नाइट्रोजन वाले न्यूट्रिएंट हमेशा कम होने चाहिए, ठीक है। अगर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होगा, जब एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन वाले न्यूट्रिएंट कम होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज आयन जो होगा, K+ होगा, ये प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और मेनली 2 आयन के नाम दिए हुए हैं, एक तो आयरन और एक कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम ये 2 ऐसे आयन होते हैं जो उसकी हीट स्टेबिलिटी के अंदर हेल्प करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। तो कौन से ऐसे 2 आयन है जो एंडोस्पोर की हीट स्टेबिलिटी को बढ़ाकर रखेंगे? आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम। तो नाइट्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, मैग्नीज पोटेशियम प्रेजेंट होना चाहिए, और आयरन और कैल्शियम जो होते हैं वो इसकी हीट स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेशन वगैरह हमें पता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन तीनों पता है सभी को? यस मैम। ओके, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, इसको कंफर्म किसने किया था? ग्रिफिथ। कंफर्म प्रूफ के साथ किसने कंफर्म किया था? 3 साइंटिस्ट आए थे मैक्लियोड के अंदर 1944 में, जब एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने प्रूफ कर दिया था, ये चीज बोली थी कि ठीक है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्होंने शो किया था और ये चीज कंफर्म हुई थी कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके अलावा आता है आपके पास दो ऐसे आयन का नाम बताओ जो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम। यस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर हमें कॉन्जुगेशन के बारे में आपको पता है। अच्छा, एक 2 टर्म होते हैं, एक होता है प्रोटोट्रॉफ, एक होता है ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ किसे बोला जाता है? हम जो मिनिमल मीडियम में जो करते हैं। सिंथेसाइज नहीं कर पाते कुछ जो मिनिमल केमिकल्स। मीडियम के अंदर, यानी कि अगर एक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो उस मीडियम पे ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई न्यूट्रिएंट इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उस एक भी न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो वो उस मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सोट्रॉफ। और जो ऐसे होते हैं जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोटोट्रॉफ, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास, सब हमने पढ़ लिया, ट्रांसडक्शन पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक इसके अंदर फिनोमिना होता है जिसे बोला जाता है सेक्सडक्शन। सेक्सडक्शन जो होता है, ये फिनोमिना जो है ये किसने दिया हुआ है? जैकब। जैकब एंड एडलबर्ग। ठीक है, सेक्सडक्शन क्या होता है कि जब वो जो एफ फैक्टर होता है जो कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करता है, जब उसका डिसोसिएशन हो जाता है क्रोमोसोम से, तो वो कुछ बैक्टीरियल जीन्स को भी कैरी कर लेता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियल जीन्स को वो कैरी कर लेता है, यानी वहां पे म्यूटेंट बन गया उसका एफ फैक्टर का। ओके, उसको हम बोलते हैं एफ प्राइम बोल देते हैं। जब ये एफ प्राइम वाले फैक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो वो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस हो जाता है, क्योंकि उसके पास 2 अलग अलग तरीके के जीन्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली एफ फैक्टर था, ठीक है, जब ये क्या करता है, एफ फैक्टर जो होता है वो क्रोमोसोम से अलग हो जाता है,
तब वो क्या हो जाता है, म्यूटेंट बन जाता है। म्यूटेंट बनने के बाद उसको बोलते हैं एफ प्राइम। तो जब ये किसी बैक्टीरिया में जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, वहां पे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हो जाएंगी, हेट्रोजेनेसिटी आ जाती है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, सेक्सट्रक्शन बोल देते हैं। यानी एफ प्राइम मेल का बनना सेक्सट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास इसमें ये 2 तरीके के जो ट्रांसडक्शन होते हैं ना आपके। हाँ जी मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार, सेक्सडक्शन। ठीक है, देखो सेक्सडक्शन के अंदर क्या होता है, ये एफ फैक्टर हम जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड पढ़ते हैं हम, ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं मेनली, डोनर। कॉन्जुगेशन के अंदर हम पढ़ते हैं ना, यस यस मैम। मैम। है ना। तो यानी सेक्सडक्शन में एक तरीके से आप ऐसे मान के चलो कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 डिफरेंट डिफरेंट सेल्स यहाँ पर इंक्लूड होंगी आपकी, एक क्रोमोसोम की हेट्रोजेनेसिटी आ जाएगी, जैसे ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्सडक्शन के अंदर क्या चीज हो जाती है, जैसे नॉर्मली क्या था आपके पास, एफ फैक्टर था। ठीक है, एफ फैक्टर से क्या होता है यहाँ पे, जैसे वो अपने क्रोमोसोम से अलग हुआ वो एफ फैक्टर, तो वो आगे जाके क्या करेगा, जब किसी दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा तो उसका एक म्यूटेंट बन जाता है, उसे बोलते हैं हम एफ प्राइम। ठीक है, एफ प्राइम बोलते हैं हम उसे। तो जैसे वो किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो वहां पे 2 डिफरेंट तरीके की, आपके पास एक क्रोमोसोम में 2 डिफरेंट तरीके की एफ फैक्टर मिलेंगे, एफ पॉजिटिव वाला भी हो जाएगा और एक एफ प्राइम भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं वहां पे, सेक्सट्रक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ओके ये हो। मैम। उसके बाद आता है आपके पास, यानी आप सीधी सी एक चीज मान के चलो इसको कि एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन बताऊं मैं इसकी, तो सेक्सडक्शन किसे बोला जाता है, कि जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है आपके पास एक बैक्टीरियल का, और जैसे हम किस में पढ़ रहे हैं अभी इसको, showing interconversion between the male and high fertility male released to the fertility factor। तो जैसे एक नॉर्मल मेल जो होगा, वो एक हाई फर्टिलिटी मेल जो HFR मेल होता है, उसके साथ जैसे वो इंटीग्रेट करता है, तो वहां से क्या होता है, एफ फैक्टर रिलीज होता है। एफ फैक्टर रिलीज होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेक्सट्रक्शन की प्रोसेस बोल देते हैं, क्योंकि वो एफ प्राइम बन जाता है। ठीक है, नहीं आया तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। उसके बाद ट्रांसडक्शन आ जाता है, ट्रांसडक्शन हो गया। फिर ये जो 2 तरीके के ट्रांसडक्शन होता है, ये मैम वायरोलॉजी पढ़ाएगी ना, तो उसके अंदर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जब आप वायरस की डिटेल में पढ़ोगे तब आपको उसको पता लगेगा कि ये फेजेस के अंदर 2 तरीके के ट्रांसडक्शन होते हैं, एक जनरलाइज्ड होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है। तो ये वायरोलॉजी में क्लियर हो जाएगा आपका। ये हो गया। और फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीज आ जाती हैं, वो तो जब आप डिजीज सेक्शन हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हो गया, समझ में आया। अब बुक पढ़ी यस जाएगी, मैम। बुक पढ़ लोगे ना, एक बार रिवाइज हो जाएगी बुक। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम आपके पास में अगर HCW की जो न्यू वर्जन है उसका PDF हो तो प्लीज आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। ओके मैम। ओके, तो ये आपके आज बैक्टीरियोलॉजी की समाप्ति हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसको अच्छे से, पूरी बैक्टीरियोलॉजी को आप अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी डाउट आता है वो आप ग्रुप में पूछना, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आती है वो पूछना, बट इसको प्लीज अच्छे से अभी रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर जब एक साथ अगर बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी सब इकट्ठी हो जाएगी, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी बैक्टीरियोलॉजी हुई है तो उसको अभी कवर कर लेना। ओके, मैम मैकेनिज्म में जो ये ऑक्सोट्रोप के बेसिस पे जो थे ना एक्सपेरिमेंट, ये कौन थोड़े से वाले, समझ में नहीं आए। कौन से वाले? ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें एक्सपेरिमेंट है ऑक्सोट्रोप के बेसिस पे कि ऑक्सोट्रोप बनाए हैं फिर बाद में। अच्छा देखो, इसमें सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी होती है, जैसे एक होता है आपका ऑक्सोट्रॉफ, का मतलब क्या बताया इन्होंने, कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपके पास होता है जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी अगर आपने उसको कोई पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर आपके मीडियम के अंदर नहीं है ना, तो वो आपका ऑक्सोट्रॉफ जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, उसे हम ऑक्सोट्रॉफ बोलते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, जैसे इन्होंने एक मिनिमल मीडिया लिया था। अब मिनिमल मीडिया है तो जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सोट्रॉफ है तो वो ग्रो नहीं करेगा ना, यस मैम, नहीं करेगा।
नहीं करता ना इसके अंदर। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस चीज के लिए किया, जैसे इन्होंने पहले 2 मिनिमल मीडिया लिए, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने पहले वाले के अंदर तो क्या क्या चीजें थी कि ए और बी प्रेजेंट नहीं थे पहले मीडिया पे, ए और बी नहीं है। दूसरे मीडिया के ऊपर इन्होंने ऐसा लिया था जिसमें सी और डी प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो जो इसके लिए ऑक्सोट्रॉफ है वो यहाँ ग्रो नहीं करेंगे, जो इसके लिए है वो यहाँ ग्रो नहीं करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स कर दिया यानी चारों तरीके के न्यूट्रिएंट उनको मिल गए, तब ग्रो कर जाएंगे सभी, यस मैम। है ना। इसलिए जो मिनिमल मीडिया जो आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया उसमें लिखा हुआ ना A+B+C+ और D+, यानी चारों न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। जब चारों मिल जाएंगे तब ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ग्रो कर गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको प्योरीफाई करवाया। प्योरीफाई करवाने के बाद इन्होंने देखा यहाँ पे कि ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कॉलम बना दिया कि हर एक कॉलम के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे इन्होंने दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ना, यस मैम। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया। फिर दोबारा इन्होंने इसको चेक किया, तो उसके अंदर जो जो कॉलम के अंदर इनको मिल गए वो बैक्टीरिया देख लिए। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन से बाकी सबकी डेथ होगी, इसलिए बाकी सारे कॉलम खाली पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने वहां पे फेज मिक्स किया, यानी एक जगह तो इन्होंने एंटीबायोटिक दी, एक जगह इन्होंने क्या दिया, फेज दिया, यानी वायरस का अटैक करवाया। फिर इन्होंने चेक किया कि अब वायरस के अटैक के बाद कौन कौन से कॉलम के अंदर बैक्टीरिया मिल रहे हैं, और एंटीबायोटिक अटैक करने के बाद किस किस में आपको मिल रहे हैं। इसलिए वो प्योरीफाई कराते हैं। बस ऑक्सोट्रॉफ प्रोटोट्रॉफ का यही है कि प्रोटोट्रॉफ तो अगर आप ऐसी कंडीशन दोगे तो भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्सोट्रॉफ वो होते हैं कि जैसे यहाँ पे ए और बी न्यूट्रिएंट की कमी आ गई तो वो यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए पूरे, ठीक है। मैम स्ट्रेप्टोमाइसिन और फेज से ट्रीट करने के बाद जो सेल्स बच गई थी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ये वो कहना चाहते ट्रांसफॉर्म हैं? हो चुके हैं, हाँ, वो रिकॉम्बिनेंट हो गए हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। करे क्लास को एंड। ओके मैम। यस ओके, मैम। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। अभी हम थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे, अभी हमारी एक बार कुछ दिन कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आप माइकोलॉजी वायरोलॉजी पढ़ना, और बैक्टीरियोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट, मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, हैव अ गुड डे।